बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक 9, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी, इसकी डेफिनेशन, सैंपल स्पेस और इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी को हम पढ़ते क्यों हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाएंगे, क्योंकि इंसान सिर्फ पैसे को जो है वो रिस्क पे नहीं लगाता गैम्बलिंग में, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे कुछ काम करता है जिसमें कुछ अनहेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स का इस्तेमाल या स्पीड लिमिट से ज़्यादा जो है वो ड्राइविंग करना। ये सारी चीज़ें ऐसी है जो कि ज़िंदगी को ख़तरे में डालती है। बहुत सारे लोग इसके बारे में कोई ख्याल नहीं करते कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, और अंडरस्टैंड भी नहीं करते। लेकिन ये चीज़ जो है प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट की बुनियाद पे होती है, और इसकी समझ भी बुनियादी तौर पे प्रोबेबिलिटी से ही हमें आती है। इसके बरक्स कुछ लोग जो प्रोबेबिलिटी को समझते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों में जब रिस्क देखते हैं, चाहे वो ज़िंदगी के लिए हो, हेल्थ के लिए हो या कुछ और एक्टिविटीज़ हो, तो वो उसको अवॉइड करते हैं। वो उसकी तरफ से जो है वो एहतियात बरतते हैं। आमतौर पे हमारी ज़िंदगी में मीडिया जो है इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। यहाँ पे एक बुक की मिसाल दी गई है, मैं तो ये खैर नहीं पढ़ूंगा। अगर आपने पढ़ना है तो आप स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप इसको पढ़ लें। लेकिन जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि जब आपको सफ़र करना हो, मिसाल के तौर पे किसी मुल्क के एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक, तो आप एक कमर्शियल एयरलाइन पे ट्रैवलिंग आपको सेफ लगेगी या ड्राइव करते हुए। और सवाल ये पैदा होता है कि इसमें हमें रिस्क का पता कैसे चलेगा कि एक जगह से दूसरी जगह अगर हम ट्रैवल करते हैं तो कौन सा सेफ है। तो ये स्टेटिस्टिक्स हमें बताती है, और ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें बताता है किसी भी इवेंट के लाइकलीहुड का, यानी कि एक इवेंट कैसा पॉसिबल है, उसका आउटकम क्या निकलना है। और वो इवेंट कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें प्रोबेबिलिटी से क्लियर होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी की बात कर लें, डायरेक्टली आते हैं इसको समझने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी एक आम जनरल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कहते हैं कि द चांस ऑफ एन इवेंट अकरिंग, कि किसी भी इवेंट के होने के चांस को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। बहुत सारे लोग जब गेम्स खेलते हैं, सच एज कार्ड्स वगैरह खेलना हुआ, या स्लॉट मशीन में या लॉटरी वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सब कुछ जो है वो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे होता है। और ये गेम जो है वो तब ही इसमें वो हिस्सा लेते हैं जब उनको प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। दुनिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं और फील्ड्स हैं जो कि प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं, जैसे इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट है, वेदर फोरकास्टिंग है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से पता चलती है। और आजकल के दौर में जितनी भी इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स हैं, तो वो इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स की बुनियाद ही प्रोबेबिलिटी पे है। फॉर एग्जांपल, हम जो है किसी डिजीज़ का आउटकम देखते हैं, या फिर हम कोई हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे होती है। सो आज के लेक्चर की तरफ आते हैं और अपने लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट हम सैंपल स्पेस या प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन से लेते हैं। आमतौर पे आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि फील्डिंग या बैटिंग पहले जो चूज़ होती है, तो वो एक कॉइन को टॉस की शक्ल में फेंका जाता है। उसमें हर कैप्टन अपना साइड चूज़ करता है और उसकी बेस पे ही वो फिर फील्डिंग या बैटिंग चूज़ करते हैं। कॉइन भी जब हवा में फेंका जाता है तो वो प्रोबेबिलिटी की बुनियाद पे ज़मीन पे आता है। इसी तरीके से लूडो का गेम हम खेलते हैं, डाइस वगैरह, या ताश खेलते हैं, कार्ड्स, तो ये सारे प्रोबेबिलिटीज़ के उसमें आते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम जब एक प्रोसेस, जैसे कि कॉइन फेंक दिया, या लूडो की डाई हमने फेंक दी, या एक कार्ड हम जो है उसके उससे निकाल लेते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि हमें उसके आउटकम का नहीं पता होता कि वो कहाँ पे जाके लगेगा। तो उसको प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट कहते हैं।
So probability experiment is a chance process that lead to a well defined result or outcome. तो पहले से हमें आइडिया होता है, लेकिन वो वेल डिफाइंड होता है, लेकिन हम यकीनी नहीं होते। सम टाइम हमें इस पे सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। और आउटकम इसके बरअक्स एक ऐसा इवेंट या रिजल्ट किसी भी प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट का, जो कि एक सिंगल ट्रायल, एक ही बारी में जो हमारे पास रिजल्ट आता है। फॉर एग्जांपल मैं लूडो का जो डाई फेंक दूं और वो 5 नंबर आ जाए, तो वो आउटकम कहलाता है। सो जो कॉइन होता है, अगर हम उसको एक बार फेंकते हैं या डाई फेंकते हैं या इस तरह हम जो है वो गेम खेलते हैं, तो कॉइन की शक्ल में हमारे पास हेड या टेल आता है। ठीक है, कॉइन के दो ही साइड होते हैं, एक हेड या टेल होता है। सो इसी तरीके से हमारे पास जब हम एक बार लूडो के लिए डाई फेंकते हैं, तो एक डाई के ऊपर जो है वो 6 पॉसिबल आउटकम होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। इसमें 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, लेकिन ये अगर डाई हम एक बार फेंकते हैं तो ये सिंगल ट्रायल कहलाएगा, और इसका जो रिजल्ट होगा उसको हम आउटकम कहते हैं। हाँ, एक सिंगल ट्रायल के अंदर तमाम जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उन पॉसिबिलिटीज़ को हम सैंपल स्पेस कहते हैं, जो यहाँ पे आपको इस डेफिनेशन में नज़र आ रहा है कि एक सैंपल स्पेस उन तमाम पॉसिबल आउटकम के सेट को कहते हैं, जो कि एक प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट से हमारे पास, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें जितने आउटकम्स हैं वो सब हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जैसे एक लूडो के डाई में हमारे पास 6 आउटकम्स हैं, तो वो उसका सैंपल स्पेस है। यहाँ पे एग्जांपल्स में आपको दिख रहा होगा कि एक टॉस जो हम या कॉइन जो फेंकते हैं, तो उसमें 2 पॉसिबल आउटकम है, हेड या टेल। इसी तरह एक डाई में 6 पॉसिबल आउटकम है, और ये सैंपल स्पेस है इसका। क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं ट्रू एंड फॉल्स, तो ये इसके पॉसिबल आउटकम है। और इसी तरीके से अगर हम 2 टॉस एक साथ फेंकें, उसमें हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम होते हैं। हेड हेड मतलब दोनों टॉस का हेड साइड आ गया, दोनों टॉस का टेल टेल आ गया, या फिर एक टॉस, एक कॉइन का हेड आ गया, एक का टेल आ गया, और फोर्थ टाइम अगर, मतलब ये भी हो सकता है कि टेल आ जाए या हेड आ जाए। यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल सैम्पलिंग स्पेस में एक डाई को, 2 डाइस है लूडो के, और उसको हम रोल करते हैं, तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने निकलते हैं, इसका सोल्यूशन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप स्क्रीन में टेबल में देख सकते हैं कि हमारे पास जो है डाई 1 जो है इसके 1 से लेकर 6 तक, और डाई 2 के भी हमारे पास 1 से लेकर 6 तक आउटकम है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम इस 1 और इस 1 को देखें, हमारे पास ये एक आउटकम हो गया। फिर अगर हम जो है वो इस 1 को इस 2 के साथ मैच करें, तो हमारे पास दूसरा आउटकम जो आएगा वो 1 एंड 2 आएगा। इसी तरीके से ये हम हर एक के साथ 1 को 6 तक वो करते हैं, तो ये आउटकम आते हैं। इसी तरीके से अगर हम जो है वो 2 को इस 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से इस तरह मैच करते जाएं, तो हर एक केस का हमारे पास ये पॉसिबल आउटकम आ सकता है। इस तरह टोटल हमारे पास जो है वो इतने सारे आउटकम्स आ सकते हैं जो आपको इस चार्ट में नज़र आ रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम कार्ड्स का देख लेते हैं कि कार्ड्स में हमारे पास जो है वो बेसिकली 4 कार्ड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास एक हार्ट, क्लब, डायमंड एंड स्पेड होता है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और इन तमाम का आउटकम अगर हम देखें तो 52 आउटकम्स बनते हैं सैम्पल स्पेसिस का। इसी तरीके से सपोज कर लें कि एक फैमिली है जिसमें 3 बच्चे हैं, और हमने देखना होगा कि बच्चों का जेंडर कौन सा है। अब हमें नहीं पता, तो आम तौर पे हम ये कह सकते हैं कि 2 ही जेंडर है, एक या मेल है या फीमेल है। तो ये मेल या फीमेल जेंडर है, और इसमें हम देखें कि कौन सा जेंडर आ सकता है, या तो मेल आ सकता है या फीमेल आ सकता है। टोटल जो है वो 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 8 पॉसिबिलिटी कैसे कि तीनों जो है वो बॉयज़ हों, या 2 बॉय एक गर्ल हो, या एक बॉय फिर गर्ल फिर एक बॉय हो, या फिर एक गर्ल और 2 बॉय हों, या फिर तीनों गर्ल्स हों, या फिर 2 गर्ल्स और
एक बॉय हो या फिर गर्ल हो, फिर बॉय हो, फिर गर्ल हो, तो मतलब पैदाइश के सीक्वेंस से ही हम जेंडर को जो है अगर हम देखें तो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज हमारे पास इसकी हो सकती है। इसके लिए हम आमतौर पे ट्री डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और ट्री डायग्राम का अगर हम इसी एग्जाम्पल जो जेंडर वाला है इसमें से ले लें, तो सिंपली जो है आप इस डायग्राम पे आके देख लें। ये डायग्राम यहाँ तक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। ये एक डायग्राम है। तो सपोज कर लें हमारे पास यहाँ पे हम जेंडर की बात करते हैं, तो जेंडर जो है वो दो ही हो सकते हैं, या बॉय होगा या गर्ल होगा। तो फर्स्ट सपोज कर लें एक फैमिली में पहला बच्चा होता है, तो वो पहला बच्चा या तो बॉय होगा या गर्ल होगा। तो हमने इसके दो पॉसिबल आउटकम हैं, तो दो लाइन ड्रॉ किए, एक जगह पे बॉय लिखा, दूसरे पे गर्ल लिखा, और ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जो लिखा है कि फर्स्ट चाइल्ड है। फिर इसके बाद सेकंड चाइल्ड की बारी आती है, तो सेकंड चाइल्ड जो है वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। सो हम एक बॉय लिख लेते हैं, यहाँ पे गर्ल लिखते हैं। या फिर इसकी भी अगर हम बात कर लें तो ये बॉय या फिर गर्ल, ये इस पूरे एंटायर कॉलम में यहाँ पे हम लिखेंगे। आप लोग समझेंगे कि ये चार मैंने लिख दिया, लेकिन नहीं, ये हम इस तरीके से देखते हैं कि फर्स्ट, फिर सेकंड, तो सेकंड में एक ये लाइन, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर हम इस बच्चे के बॉय के बाद बॉय ही पैदा होता है या बॉय के बाद गर्ल पैदा होती है, तो इसीलिए हम आगे इस लाइन में बढ़ते हैं। और अगर इस लाइन में बढ़ें कि पहले जो है वो गर्ल है, तो फिर गर्ल के बाद जो नेक्स्ट बच्चा होगा उसकी भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकती है। सो इसी तरीके से जब तीसरा चाइल्ड की जो है उसकी अगर हम बात कर लें, तो उसकी भी दो पॉसिबिलिटी कि यह बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकती है। इसमें भी या बॉय हो सकता है गर्ल के बाद, या फिर गर्ल हो सकती है। सो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो हमारे पास टोटल ये 8 आउटकम आते हैं। बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन जो हमारे पास हमने इस सीक्वेंस से देखा था, जो मैं आपको सीक्वेंस दोबारा दिखा देता हूँ कि फर्स्ट बॉय, फिर बॉय, और फिर बॉय। तो आप देखें ये वाला है, फिर या बॉय गर्ल, बॉय बॉय, और फिर गर्ल, ठीक है। सो ये वाला है। या फिर हम कहें कि नहीं, बॉय हुआ है इस फैमिली में फर्स्ट, फिर गर्ल है, फिर बॉय है, तो ये पॉसिबिलिटी आ गई। सो इस तरीके से हम जो है वो ट्री ड्रॉ करते हैं, और ट्री डायग्राम से जो है हमें चीज़ें बहुत आसानी से वो क्लियर हो जाती है। जैसे हमने बताया कि आउटकम जो है बेसिकली वो वेल डिफाइंड होता है सिंगल ट्रायल में प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट के। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जहाँ पे एक सिंगल ट्रायल में हमारे पास जो आउटकम है, तो वो दो या दो से ज़्यादा आउटकम भी आ सकते हैं। इसीलिए फिर हम इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, आउटकम और इवेंट में हम डिफरेंस लाने के लिए हम इवेंट को अलग डिफाइन करते हैं। और इवेंट की डेफिनेशन ये है कि एन इवेंट कंसिस्टिंग अ सेट ऑफ आउटकम ऑफ अ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट का सेट ऑफ आउटकम हो। इवेंट जो है एक आउटकम भी हो सकता है या एक से ज़्यादा आउटकम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक डाई है, उसको रोल किया गया है और उसमें जो है हमारे पास 6 आउटकम है। सो ये एक बार में हमारे पास जो एक आउटकम आया है, तो ये सिंगल ट्रायल का आउटकम है। अब एक इवेंट जो है वो, इस तरह का इवेंट सिंपल इवेंट कहलाता है जिसका आउटकम एक हो। हमारे पास बेसिकली थ्री इंटरप्रिटेशन है प्रोबेबिलिटी की, जिसमें हमारे पास क्लासिकल प्रोबेबिलिटी आती है, एम्पेरिकल या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी आती है, और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी आती है। हम अपने इस लेक्चर में हम ज़्यादातर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पे फोकस करेंगे। और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे पास जितनी भी आउटकम है एक सैम्पल स्पेस में, तो हर आउटकम जो है वो इक्वली लाइकली पॉसिबल है कि वो अकर हो। मतलब ये है कि एक सिंगल डाई अगर हम रोल करते हैं, तो हमारे पास 1 से लेकर 6 तक जो नंबर हैं, तो कोई भी नंबर आ सकता है। मतलब हर नंबर का इक्वल चांस है। हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर, ये नहीं है कि जिस साइड पे डाई के
6 डॉट्स लगे हैं तो वो बारी होगा और वो नीचे आएगा, और जो जिस पे 1 है वो ऊपर की तरफ आएगा, नहीं, बल्कि उसका जो है वो 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 या 6 में से कोई भी आ सकता है। तो इस तरह हम जो है फिर इसको लिखते हैं इस तरीके से, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 1/6। ये हमारे पास जो है तमाम प्रोबेबिलिटी की उसकी हम इसमें बात करते हैं। इसी तरीके से अगर कार्ड्स की बात करें तो हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। सो अगर हम किसी भी कार्ड की क्लासिकल प्रोबेबिलिटी देखें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी कार्ड आ सकता है। सो इसीलिए जब हम इसकी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो हम कहते हैं कि 1/52। सो इक्वली लाइकली इवेंट वो है कि जिनमें से किसी भी एक इवेंट की पॉसिबिलिटी जो है वो बाकी सब के बराबर हो, कोई भी ऐसा ना हो कि एक इवेंट दूसरे को ओवरकम कर। सो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि जिसमें हम नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ई, सही है, कि इवेंट ई है उसमें नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, या और फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हमारे पास सैंपल स्पेस में है वो कितने हैं। तो हम सिंपली जो है इसको डिनोट करते हैं। याद रखें कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास पी से रिप्रेजेंट होती है, और इवेंट को, जिस इवेंट की भी हम बात करते हैं उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। सो नंबर ऑफ इवेंट ई, आउटकम उसके, और नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स या आउटकम इन द सैंपल स्पेस, ये इसकी सिंपल प्रोबेबिलिटी है। सो प्रोबेबिलिटी में भी हम राउंडिंग रूल इस्तेमाल करते हैं, और वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि सम टाइम हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो फ्रैक्शंस में यूज़ होती है, बहुत माइनर होती है। सो इसमें रूल ये है कि हम नियरेस्ट जो हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होता है पॉइंट के बाद, तो उस तक हम लेकर आते हैं। अब हमने लास्ट टाइम जो है राउंडिंग रूल का कहा था कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक नंबर है जिसमें आपके पास जो है वो नंबर आ रहा है 0.0000587, तो हमने देखा कि ये 0 के बाद 5 है, और 5 के बाद ये 8 जो है वो 5 से बड़ा नंबर है, ये 7 भी 5 से बड़ा है, तो ये इसको 9 कर लेगा। ये 9 चूंकि 5 से बड़ा है तो इसको हम 1 इसमें ऐड कर लेंगे और इसको हम डायरेक्टली 6 बना लेंगे। तो हम प्रोबेबिलिटी सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 0.00006, ठीक है। सो इस तरह हम राउंडिंग के रूल्स जो है इसमें इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक कार्ड्स के ड्राइंग की बात हुई तो 52 कार्ड्स हैं, सपोज कर लें एक डेक में, और हम कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक 10 व्हेन ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक, ठीक है। सो टोटल 52 कार्ड्स हैं एक डेक में, और दो हमारे पास ब्लैक है, 10s जो हमारे पास है। सो जो 10 है स्पेड का और 10 है क्लब्स का, वो जो हमारे पास आ सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि ब्लैक हो 10 का, तो वो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 10 इज इक्वल टू 2/52, क्योंकि हमारे पास दो ब्लैक 10 है, और हमारे पास फिर इसमें स्पेड का और उसका क्लब्स का, तो हम चूंकि टोटल दो ही प्रोबेबिलिटी है हमने बात की, तो हमने फार्मूला के हिसाब से ये आएगा नंबर ऑफ आउटकम इन इवेंट, तो वो 2 है, और सैंपल स्पेस हमारे पास 52 है, तो 2/52 इज इक्वल टू 1/26। ये सिंप्लीफाई करेंगे राउंडिंग रूल के हिसाब से। अगर वो हमारे पास फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है तो उसको हम राउंड ऑफ करेंगे, तो ये राउंड ऑफ करके हमने इस फॉर्म में लिख लिया। इसी तरीके से जो चिल्ड्रन वाली एग्जांपल थी उसको हम देख लें कि अगर फैमिली में 3 चिल्ड्रन है तो प्रोबेबिलिटी मालूम कर लें कि 2 ऑफ द 3 चिल्ड्रन आर गर्ल्स, तो हमारे पास टोटल 8 प्रोबेबिलिटीज़ थी। तो बेहतर ये है कि हम उसको देख लें, सैम्पल स्पेस के टोटल 8 प्रोबेबिलिटीज़ हैं, और इसमें हमारे पास ऐसे कि जिसमें एक सवाल ये है 2 ऑफ द 3 चिल्ड्रंस, मतलब 3 में से 2 लड़कियां जो है वो गर्ल्स हों। अब ये नहीं बताया कि पहले 2 गर्ल्स हों, बाद की 2 गर्ल्स हों, या फिर जो है कोई इस तरह का जो पहले गर्ल हो फिर बॉय हो फिर गर्ल हो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये कहा है कि 3 में से 2 बच्चे, तो इसमें से हम टोटल 8 में से देख लें, तो जो हम देख लेते हैं तो हमारे पास आता है कि देयर आर 3 वेज टू हैव 2 गर्ल्स, नेमली हमारे पास क्या है, गर्ल गर्ल बॉय, गर्ल बॉय गर्ल, और बॉय गर्ल एंड गर्ल। सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 2 गर्ल्स की क्या होगी आउट ऑफ 8, हमारे पास 3/8 होगी। ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी।
सो प्रोबेबिलिटी के बेसिक रूल्स पे बात कर लेते हैं। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी के मेन 4 रूल्स हैं, और ये रूल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोबेबिलिटी के जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करें, या नेचर ऑफ द प्रोबेबिलिटी को हमने अंडरस्टैंड करना हो, या हमने अपने आंसर की उसको सिचुएशन को देखना है कि हमने आंसर सर करेक्ट किया है या नहीं किया, तो ये बेसिक हमारे पास इसके रूल्स हमें याद होने चाहिए। पहला रूल ये है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी हो किसी भी इवेंट की, सो वो 0 और 1 के दरमियान हम जो है वो काउंट करेंगे। मतलब ये है कि इसका रेंज हमारे पास 0 और 1 के दरमियान होगा। कोई भी प्रोबेबिलिटी हम फ्रैक्शन में जब हम इसको लिखते हैं या डिसिमल में लिखते हैं, तो वो 0.001 या 0.1 या फिर 0.01 इस तरह कोई भी हो, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 1 तक जाएगी, 1 से बड़ा नंबर नहीं होगा। और ये हम डिनोट करते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड लेस देन और इक्वल टू 1। यानी 0 और 1 के बराबर हो सकती है, लेकिन बट 0 से कम नहीं हो सकती, 0.000 इन्फिनिटी तक जो जाता है, और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है, रूल 1 हमें ये बताता है कि प्रोबेबिलिटीज़ जो है ना हमारे पास नेगेटिव होती है, क्योंकि ये ज़ीरो से बिल्कुल जो परफेक्ट ज़ीरो है, तो उस ज़ीरो से कम नहीं हो सकती। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास नेगेटिव नहीं होगी। और दूसरा ये है कि वो हमारे पास 1 से ज़्यादा नहीं होगी। जो दूसरा रूल है वो ये है कि अगर एक इवेंट हमें पता है, वी आर सर्टन कि एक इवेंट सैंपल स्पेस में है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, एक इवेंट हो ही नहीं सकता। जैसे मैं आपको कहूँ कि एक डाई में हमारे पास 9 का नंबर आ जाए और लूडो की गेम में, तो 9 का नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है कि सिंगल इवेंट में सैंपल स्पेस में हो। 1 से 6 तक होता है। तो इसका मतलब वी आर सर्टन कि ये इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, होगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो होगी। ठीक है। और तीसरा रूल ये है कि अगर एक इवेंट है और वो सर्टन है कि लाजमी होगा, मतलब वी नो दैट दिस इवेंट इज सर्टन टू हैपन, कि अगर हम कहें कि लूडो पे हमारे पास जो है वो 3 का नंबर आएगा, ठीक है, सैंपल स्पेस में 3 का नंबर है, तो इसकी एक प्रोबेबिलिटी है एंड वी आर सर्टेन अबाउट इट। तो खैर वो तो 100% 1 प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, लेकिन इसकी मिसाल ऐसे बनेगी कि अगर हम एक सिंगल डाई है उसको रोल करते हैं और हम कहते हैं कि 7 से कोई भी कम नंबर आएगा, तो हमें पता है कि 1 से 6 तक एक डाई पे जो नंबर होते हैं वो सारे 7 से कम है। तो अगर कोई भी नंबर उस डाई पे आएगा, अगर हम लूडो में वो फेंकेंगे उसको, तो वो कोई भी नंबर अगर आएगा कि चाहे वो 6 हो, 5 हो, 4 हो, वो 7 से कम है, तो वो सर्टन है कि 7 से कम है, उस शर्त को पूरा कर रहा है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होगी, बिकॉज वी नो दैट एनी नंबर जो कि इसमें आएगा वो लाजमी 7 से कम होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यकीनी है, तो इसीलिए हम इसको 1 कहेंगे। रूल 4 जो हमारे पास है, दैट इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल आउटकम इन द सैंपल स्पेस इज 1। मतलब ये है कि हमारे पास सैंपल स्पेस में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं उसको हम अगर प्लस करेंगे तो वो 1 से ज़्यादा नहीं होगी। कोई 0.01, कोई 0.09, दो प्रोबेबिलिटीज निकाल लिए और उसको प्लस किया तो वो 1 बन गया। सो इस तरह कोई भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी का एक सैंपल स्पेस हो, उसमें जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं अगर उसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 1 से ज़्यादा नहीं होगी। सो आज के लेक्चर के लिए प्रोबेबिलिटी के ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक्स में प्रोबेबिलिटी को और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट, एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।